तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। दोस्तों अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम आप जो भी वोकैबलरी हमें करवाती है उन सभी का वीकली या फिर मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए डेली डिटेल पीडीएफ्स तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर आप हर महीने की पीडीएफ को प्रिंट करवा कर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के तौर पर हमें इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत भी है, खासकर तब जब उससे भी कम कीमत में आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसका यूज़ मैं खुद भी आपको पढ़ाने के लिए करती हूँ। इसीलिए अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे 2026 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वोकैबलरी की मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो ओसवाल बुक्स की जो वोकैबलरी बुक जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करनी चाहिए। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। साथ ही बुक को कैरी करना भी आसान है और बार बार रिवीजन करने के लिए ये पीडीएफ की तुलना में ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहती है। अगर आप अपनी वोकैबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं और रेगुलर रिवीजन के लिए एक रिलायबल रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। खासकर एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बुक काफ़ी यूजफुल है। वैसे सिर्फ वोकैबलरी ही नहीं बल्कि इनकी वेबसाइट पर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपडेटेड टिल 2025 जैसी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी अवेलेबल है, जिन्हें आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच ओसवाल बुक्स का नाम वर्षों से यानी कि सालों से भरोसेमंद रहा है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम रिलेवेंट और अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि इनकी बुक्स की जो प्राइसिंग है वो भी मार्केट में अवेलेबल दूसरे कई बुक्स की तुलना में काफ़ी अफोर्डेबल यानी कि किफ़ायती है। दोस्तों अगर आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो आपको सीधे 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अमेजॉन से भी जो है वो इनकी बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अगर आप दीपिका 10 ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट और भी मिल सकता है। बुक्स को परचेस करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करेंगे हमारे टाइटल से और आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है डिस्ट्रेस एंड डिस्प्यूट ऑन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द कावेरी। यानी कि सबसे पहला हमारा वर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का संकट होना या फिर तनाव होना। और डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई विवाद होना, कोई झगड़ा टंटा होना, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्यूट होना कहते हैं, ठीक है। और बात किस पे आ रही है? ऑन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द कावेरी, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु और कावेरी के नदी के जो पानी है उसके मुद्दे पर क्या हो रहा है? संकट है, तनाव है या फिर विवाद या फिर झगड़ा हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में हम जो है वो आज बात करने वाले हैं। यानी कि जो कावेरी नदी है ये कर्नाटका से निकलकर तमिलनाडु में बहती है। दोनों राज्यों के किसान इसी के पानी पर जो है वो खेती करते हैं, खास करके जो चावल की खेती होती है ना उसके लिए जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं इस नदी के पानी पर। तो जब अच्छी बारिश होती है तब तो दोनों को मतलब कि पानी मिल जाता है और सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जब मॉनसून फेल हो जाता है यानी कि जब डिस्ट्रेस ईयर आता है, यानी कि मतलब कि जब संकट या फिर तनाव का साल आता है कि भाई जब पानी की कमी होती है, तब असली झगड़ा जो है वो शुरू होता है कि कम पानी को आपस में कैसे बांटा जाए, कैसे मतलब कि किसानों को जो है वो पानी दिया जाए। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि इस झगड़े को सुलझाने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC ये जो है वो बनाई गई है और जो तय करती है कि कर्नाटका को और तमिलनाडु को जो है वो कितना पानी मतलब कि मिलना चाहिए इस तरीके से। यानी कि जब भी मानसून सुस्त पड़ता है तो कर्नाटका कहता है कि हमारे पास खुद के पानी के लिए और खेती के लिए मतलब कि खुद के पीने और मतलब कि खेती के लिए पानी नहीं है, हम आपको कहाँ से दे। जबकि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि हमारी किसानों की फसल सूख रही है, हमें हमारा हक दो। तो इसी सारे मुद्दे पर जो है वो आज हम बात करने वाले हैं हमारे थ्रू आउट द एडिटोरियल में, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमारे टाइटल के नीचे एक और हमें लाइन दी जाती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु शुड इवॉल्व अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला।
यानी कि कर्नाटका और तमिलनाडु को आपस में मिलकर एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला इवॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला का क्या मतलब होता है? संकट या फिर पानी की कमी के वक्त पानी बांटने का एक पुख्ता या फिर जो आपस में तय किया गया जो तरीका है वो इवॉल्व करना चाहिए। इवॉल्व करना चाहिए यानी कि विकसित करना चाहिए, मिलकर तैयार करना चाहिए। यानी कि दोनों राज्यों को कोर्ट में लड़ने या फिर पॉलिटिक्स करने के बजाय आपस में बैठ कर एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो हमेशा के लिए इस झगड़े को खत्म कर सके। यानी कि जब अच्छी बारिश होती है तब पानी को लेकर कोई झगड़ा ही नहीं होता। असली मुसीबत तब आती है जब मानसून कमजोर पड़ता है, यानी कि जब डिस्ट्रेस ईयर आता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि जब नदी में पानी कम हो तब दोनों राज्य ये पहले से तय करें कि पानी की इस कमी को दोनों बराबर या फिर एक तय अनुपात यानी कि रेशो में कैसे झेलेंगे, ताकि हर साल मानसून कम होने पर जो है वो इन्हें कोर्ट ना भागना पड़े। यानी कि सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर क्या समझाया गया है कि कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों राज्यों को मिलकर एक ऐसा नियम या फिर एक ऐसा फॉर्मूला बना लेना चाहिए जिससे बारिश कम होने पर पानी की कमी का नुकसान दोनों आपस में जो है वो मिलजुल कर उठा सके। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों हमारा टाइटल और हमारी ये जो लाइन है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और हमारे एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, विद द साउथ वेस्ट मानसून प्लेइंग अ ट्रॉन्ट इन इट्स फर्स्ट हाफ, अ फैमिलियर डिस्ट्रेस सिचुएशन हैज डेवलप इन द कावेरी बेसिन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जून जुलाई वाली जो बारिश है, जैसे कि इंडिया में जो है वो जून से सितंबर के बीच होने वाली जो मानसून की बारिश को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, कर्नाटका में कावेरी के पहाड़ी इलाके जैसे कि जो कोडुगु वगैरह है वहाँ पे जो है वो पानी इसी मानसून से आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून के पहले आधे हिस्से में प्लेइंग ट्रॉन्ट का मतलब होता है धोखा देने या फिर सुस्त रहने। इसकी वजह से जो है वो कावेरी बेसिन में एक फैमिलियर डिस्ट्रेस सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। कावेरी बेसिन में यानी कि कावेरी बेसिन का मतलब होता है जो कावेरी नदी के जो आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, जो एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है, उसमें एक फैमिलियर डिस्ट्रेस सिचुएशन यानी कि जानी पहचानी जो संकट की स्थिति है वही, यानी कि जो पुरानी जो पानी की कमी वाली जो दिक्कत है वो क्या हो गई है, पैदा हो गई है, डेवलप हो गई है। यानी कि प्लेइंग ट्रॉन्ट इस फ्रेज का लिटरल मतलब होता है कि बिना बताए, जैसे कि स्कूल से बंक मारना, ये तो इसका मतलब कि लिटरल मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि मानसून के शुरुआती 2 महीने यानी कि जो जून जुलाई के जो महीने हैं उसमें जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। ठीक है, मानसून जो है वो सुस्त पड़ गया, यानी कि यहाँ पर बारिश ने बंक मार लिया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और फैमिलियर डिस्ट्रेस सिचुएशन का क्या मतलब होता है, जाना पहचाना संकट। फैमिलियर यानी कि जाना पहचाना, डिस्ट्रेस यानी कि जो तनाव है, जो संकट है, सिचुएशन यानी कि वैसी स्थिति। ठीक है, तो एडिटोरियल इसे जो है वो फैमिलियर यानी कि जानी पहचानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जब भी मानसून फेल होता है तो कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच हमेशा पुराना जो झगड़ा है वो दोबारा जिंदा हो ही जाता है। यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि मानसून के पहले आधे हिस्से में बारिश कम होने या फिर धोखा देने की वजह से कावेरी नदी के पूरे इलाके में पानी का वही पुराना जो संकट है, वही पुराना जो झगड़ा है वो दोबारा जो है वो खड़ा हो चुका है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द प्रिंसिपल रिपेरियन स्टेट्स Karnataka upstream and Tamil Nadu downstream have made little progress in evolving a distress sharing formula in the Vex dispute। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस वैक्स डिस्प्यूट यानी कि इस उलझे हुए पुराने पेचीदा झगड़े में, वैक्स यानी कि जो चीज़ उलझी हुई होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ही पेचीदा होती है, तो इस उलझे हुए झगड़े में यानी कि डिस्प्यूट में जो है वो प्रिंसिपल रिपेरियन स्टेट्स यानी कि जो नदी के किनारे जो बसे मुख्य राज्य है, यानी कि रिपेरियन स्टेट्स एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम नदी के जो रास्ते वाले जो राज्य है, रिपेरियन स्टेट्स यानी कि ये जो है वो उन राज्यों को कहते हैं जहाँ से कोई जो है वो मतलब कि नदी गुजरती है। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो कर्नाटका अपस्ट्रीम यानी कि नदी के बहाव की जो शुरुआत या फिर जो ऊपर वाले हिस्से हैं, यानी कि नदी जहाँ से शुरू होती है या फिर ऊपर से बहती है, तो यहाँ पर जो है वो डैम्स जैसे कि KRS है, काबिनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इनका जो पानी है वो कंट्रोल पहले जो है वो कर्नाटका के पास आता है, पानी का कंट्रोल। ठीक है, और बाद में जो है वो और तमिलनाडु डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी के जो बहाव के जो आगे या फिर जो नीचे वाला हिस्सा है, डाउन स्ट्रीम यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा, यानी कि नदी आगे बहते हुए जहाँ पर पहुँचती है, तमिलनाडु नीचे है इसलिए उसे जो है वो पानी के लिए कर्नाटका पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसने जो है वो एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला यानी कि संकट में पानी बांटने का जो नियम है उसे जो है वो मतलब कि इवॉल्व यानी कि विकसित करने में या फिर बनाने में जो है वो एक लिटिल प्रोग्रेस कर ली है। मेड लिटिल प्रोग्रेस यानी कि मतलब कि एक तरीके से ना के बराबर जो है वो तरक्की की है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस उलझे हुए पुराने झगड़े में नदी के मुख्य राज्य यानी कि ऊपर बसे कर्नाटका और नीचे बसे तमिलनाडु ने पानी की कमी वाले सालों के लिए कोई
मिलजुल कर जो है वो फॉर्मूला बनाने में ना के बराबर जो है वो काम किया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। Once again, heavy rain in the Kaveri catchment has come to the aid of both the states. Whether this will douse the embers or fan parochial flames remains to be seen. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वंस अगेन यानी कि एक बार फिर से कावेरी के जो कैचमेंट है, कावेरी का कैचमेंट यानी कि जो वाटरशेड है, पानी जो इकट्ठा होने वाला जो इलाका है, उसमें जो है हैवी रेन यानी कि तेज़ बारिश ने क्या किया है, दोनों राज्य यानी कि जो मतलब कि कर्नाटका और जो तमिलनाडु है, इनकी जो है वो मतलब कि कम टू द एड यानी कि मदद की है, बचाव किया है। किसने? बारिश ने किया है, ठीक है। लेकिन वेदर यानी कि क्या ये बारिश एम्बर्स यानी कि सुलगती हुई आग यानी कि इस गुस्से को डाउस कर पाएगी, यानी कि बुझा पाएगी, यानी कि इस कमी को पूरा कर पाएगी, और या फिर ये परोचियल फ्लेम्स यानी कि ये जो क्षेत्रीयवाद है या फिर जो क्षेत्रीय राजनीति की जो आग है उसको फैन करेगी, यानी कि उसे जो है वो और ज़्यादा भड़काएगी या फिर हवा देने का काम करेगी। तो ये तो जो है वो आगे ही मतलब कि पता चलेगा, यानी कि देखना बाकी है, रिमेन्स टू बी सीन, यानी कि ये तो आगे हमें जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब दोनों राज्य पानी को लेकर आपस में लड़ने ही वाले थे, तभी कावेरी के जो है वो अपर कैचमेंट एरिया यानी कि जैसे कि मतलब कि कोडुगु है या फिर जो वायनाड है, उनके इलाकों में जो है वो सडन तेज़ बारिश हो गई और इससे जो है वो डैम्स भर गए और फिलहाल पानी का क्राइसिस जो है वो एक बार के लिए तो टल गया। ये आसानी से समझौते से नहीं, कुदरत की वजह से जो है वो मामला ठंडा हुआ है। इसमें जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका ने कोई समझौता नहीं किया है, कोई पीस एग्रीमेंट कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है? तो भाई एक बार बारिश हो गई इसलिए वजह जो है वो मतलब कि मामला ठंडा हो गया। दोनों राज्यों के बीच पानी की कमी से जो गुस्सा और तनाव सुलग रहा है, क्या ये नई बारिश उसे जो है वो हमेशा के लिए सुलझा पाएगी? कि भाई बारिश खत्म हो गई, एक बार फिर से मतलब कि सूखा पड़ सकता है, एक बार फिर से जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इससे ये तो मतलब कि साबित नहीं होता कि भाई हमेशा के लिए जो है वो क्राइसिस टल ही गया है। बस फिलहाल के लिए अगर बारिश आ गई है तो एक बार के लिए जो संकट है, जो मतलब कि प्रॉब्लम है, वो टल चुकी है। यहाँ पर परोचल का मतलब था कि छोटी सोच या फिर अपने राज्य तक सीमित रहना। तो एडिटर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नेता लोग जो है वो इस बारिश के बाद भी मतलब कि क्रेडिट लेने के लिए रीजनल पॉलिटिक्स यानी कि क्षेत्रीय राजनीति और जो भड़काएंगे कि देखो हमारा जो पानी है, देखो कि हमने जो है वो पानी नहीं छोड़ने दिया या फिर हमने जो है वो छीन कर पानी लिया, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक बार फिर कावेरी के इलाके में हुई बारिश ने दोनों राज्यों को फिलहाल संकट से बचा लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये बारिश तनाव को शांत करेगी या फिर जो नेता लोग हैं इसे अपनी क्षेत्रीय राजनीति की आग भड़काने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया गया है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, पॉलिटिकल टेंशंस आर राइजिंग विद प्रो कनाडा ग्रुप कॉलिंग फॉर कर्नाटका बंद ऑन August 13 and the DMK planning a stir in Tanjavur on August 3 coinciding with the Adi Peruku festival on the Kaveri's banks। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, पॉलिटिकल टेंशंस यानी कि जो राजनीतिक तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि राइजिंग हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। जिसमें प्रो कनाडा ग्रुप्स यानी कि जो कर्नाटका के जो लोकल है उन्होंने जो है वो August 13 को कर्नाटका बंद की कॉल दी है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्नाटका के मतलब कि जो लोकल मतलब कि कन्नड़ा ग्रुप्स है उन्होंने जो है वो 13 अगस्त को पूरे राज्य में जो है वो बंद का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जब कर्नाटका के अपने किसानों को और पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास ही खुद के लिए पानी नहीं है, तो हम तमिलनाडु को एक बूंद पानी भी कैसे दे सकते हैं, यानी कि हमें जो है वो तमिलनाडु को एक बूंद पानी भी नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि डीएमके यानी कि जो मतलब कि जो तमिलनाडु की अभी जो रूलिंग पार्टी है वो August 3 को तंजावुर में एक स्टर का क्या मतलब होता है, आंदोलन यानी कि प्रोटेस्ट, वो प्लान कर रही है। यानी कि दूसरी तरफ तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी जो है डीएमके, उसने जो है वो तंजावुर यानी कि जो कावेरी डेल्टा का सबसे बड़ा मतलब कि खेती वाला इलाका है उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब कि तैयारी कर लिया उसने, जो कि कावेरीज बैंक्स यानी कि जो कावेरी की जो नदी के किनारे होने वाली जो आदि पेरुकू फेस्टिवल है यानी कि एक जो बड़ा तमिल त्यौहार है उसके कंसाइडिंग यानी कि एक ही दिन होने वाला ये सब। यानी कि आदि पेरुकू जो है वो तमिलनाडु में एक बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है जो कि कावेरी नदी और उसके जो आसपास का जो इलाका है या फिर उसके जो सामान है नदी के पास वहां पर मनाया जाता है। तो लोग नदी के किनारे जाकर पूजा करते हैं। तो एडिटर कहते हैं कि एक तरफ लोग कावेरी की पूजा कर रहे हैं और उसी दिन डीएमके का प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे लोगों के जो जज्बात हैं वो और ज़्यादा उबल सकते हैं और राजनीतिक तनाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ रहा है, जहां पर एक तरफ कन्नड़ा संगठन ने जो है वो 13 अगस्त को कर्नाटका यानी कि बंद का ऐलान कर दिया है, वहीं तमिलनाडु की डीएमके पार्टी 3 अगस्त को तंजावुर में आंदोलन कर रही है जो कि कावेरी किनारे जो है वो मतलब कि होने वाली आदि पेरुकू त्यौहार के एक ही दिन पड़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है,
Despite a surge in inflows into four major Karnataka reservoirs in the Kaveri basin, it is too early to conclude that the water shortage affecting farmers in both states is over. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कावेरी बेसिन के चार मेजर कर्नाटका रिजर्वेयर्स, यानी कि जो कर्नाटका के चार बड़े जो बांध है, जो डैम्स है, जैसे कि सबसे पहला है केआरएस, बाद में है काबिनी, बाद में है हरंगी और बाद में है हेमावती। तो इनमें जो है वो सर्ज इन फ्लोज, यानी कि जो पानी की जो आवक है, यानी कि जो पानी की आने की जो मात्रा है, उसमें जो है वो तेज उछाल देखा गया है, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन इसके बावजूद ये कंक्लूड करना, ये नतीजा निकालना, ये मान लेना बहुत ही मतलब कि जल्दबाजी होगी, ये टू अर्ली होगा कि दोनों स्टेट्स यानी कि राज्य के जो फार्मर्स है, यानी कि जो किसान है, उनको प्रभावित करने वाली जो वाटर शॉर्टेज है वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो इस नतीजे पर पहुंचना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्नाटका के पास जो है वो कावेरी बेसिन में चार सबसे मुख्य डैम्स है। कृष्णरागा सागरा सबसे पहले है, केआरएस जिसे कहते हैं, बाद में कबिनी है, हरंगी है और हेमावती है। जब पहाड़ों में तेज बारिश हुई तो मतलब कि इन चारों रिजर्वेयर्स में जो है वो पानी का बहाव, इनफ्लो यानी कि काफ़ी एकदम से बढ़ गया। लोगों को लग सकता है कि डैम्स भर गए तो भाई पानी का जो क्राइसिस है वो भी खत्म हो गया, पानी की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन एडिटर जो है वो वार्न कर रहे हैं कि इतनी जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉनसून को जो है वो मतलब कि अभी आधा मौसम ही बाकी है, ठीक है। खेती के पूरे सीजन जो है वो मतलब कि जो चावल की जो फसल है, इसके लिए जितना पानी लगातार चाहिए होता है वो सिर्फ 2-3 दिन की तेज़ बारिश से पूरा नहीं हो सकता। अगर आगे मॉनसून फिर से रुक गया तो पानी की कमी दोबारा खड़ी हो जाएगी और दोनों राज्य के किसान फिर से लड़ेंगे एक दूसरे से, फिर से परेशान होंगे। तो इसलिए जो है वो अभी से जो है वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 2-3 दिन बारिश हो गई तो मतलब अब पूरा जो सीज़न है वो हमारा निकल जाएगा। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये यहाँ पर मेन बात हमें समझाई जा रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका नॉट टू रिलीज इरिगेशन वाटर एड्स टू द क्राइसिस, दो सच रिफ्यूजल्स ओवर स्केड्यूल्ड वाटर डिलीवरीज आर नॉट न्यू। यानी कि जो कर्नाटका की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसका जो इरिगेशन वाटर यानी कि जो सिंचाई के लिए पानी ना रिलीज़ करना, यानी कि जो ना छोड़ने का जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो इस संकट यानी कि क्राइसिस का मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि एड्स टू कर देता है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ा देता है। दो यानी कि हालांकि जो स्केड्यूल्ड वाटर डिलीवरीज है, यानी कि जो तय किए गए जो मतलब कि स्केड्यूल के हिसाब से जो पानी देने का जो मतलब कि एक सिस्टम है, उस पर इस तरीके की जो रिफ्यूजल्स है, यानी कि इस तरीके से जो इनकार करना, मना करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कोई मतलब कि नई बात नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए जो है वो सिंचाई यानी कि जो इरिगेशन का पानी है वो छोड़ने से मना कर दिया, यानी कि रोक लगा दी, ताकि पीने के पानी के लिए जो है वो रिजर्वर्स मतलब कि बचाए जा सके। और इस फैसले से जो है वो किसान की जो चिंता है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई, क्योंकि पानी का जो क्राइसिस है वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया। अब ट्राइब्यूनल और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जो CWMA है, उनके नियम के हिसाब से कर्नाटका को हर महीने एक तय मात्रा यानी कि जो स्केड्यूल डिलीवरी है उसमें तमिलनाडु और अपने जो किसानों के लिए जो है वो पानी छोड़ना होता है। तो एडिटर कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब भी पानी कम होता है कर्नाटका की सरकार हमेशा तय स्केड्यूल के मुताबिक पानी छोड़ने से इनकार कर ही देती है। ये एक पुराना पैटर्न, पुराना सिस्टम बन चुका है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। Consequently, Beligundulu, the interstate border measuring point, released barely 1000 million cubic feet यानी कि TMC feet यहाँ पर बताया गया है, against the stipulated 31 TMC feet in July, the wettest month। यानी कि कॉन्सिक्वेंटली इसी के साथ यानी कि इसी वजह से या फिर इसी से मतलब कि नतीजा निकालते हुए जो बिलिगुंडुलु है, यानी कि बिलिगुंडुलु यानी कि दोनों राज्यों के जो बॉर्डर पर पानी नापने वाली जो जगह है, उस पर जो है वो जुलाई में, जो कि वेटेस्ट मंथ यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना होता है, वहाँ पर मतलब कि स्टिपुलेटेड 31 TMC फिट यानी कि तय किए गए 31 TMC फिट पानी के मुकाबले बेयरली 1000 मिलियन क्यूबिक फिट यानी कि मुश्किल से सिर्फ 1 TMC फिट पानी ही रिलीज हुआ है, यानी कि पहुंच पाया है या फिर मिल पाया है। यानी कि दोस्तों ये जो है बिलिगुंडुलु, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक मतलब कि गांव है या फिर एक स्पॉट आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो पानी नापने के मतलब कि गॉज लगे हुए हैं, ठीक है। तो कर्नाटका से जो है वो कितना पानी तमिलनाडु जा रहा है उसके हिसाब से जो है वो मतलब कि यहीं से तय होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून में जुलाई का महीना जो है वो कावेरी कैचमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बारिश लेने वाला महीना होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा मतलब कि पानी बहता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और कावेरी ट्राइब्यूनल के रूल्स के मुताबिक कर्नाटका को जुलाई के महीने में कम से कम जो है वो मतलब कि 31 TMC फिट जो है वो मतलब कि पानी बिलिगुंडुलु बॉर्डर पर भेजना होता है। लेकिन
कर्नाटक द्वारा पानी रोके जाने और बारिश की कमी की वजह से तमिलनाडु को मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ मतलब कि 1 टीएमसी फीट पानी मिला है, यानी कि 30 टीएमसी फीट मतलब कि पानी का जो है वो साफ लॉस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है, यानी कि इसका नतीजा ये साफ हुआ कि बिलिगुंडलू बॉर्डर पर मतलब कि जुलाई जैसे सबसे ज़्यादा बारिश वाले महीने में भी तय किए गए जो पानी की जो सीमा है उसके मुकाबले तमिलनाडु को सिर्फ मुश्किल से मतलब कि बहुत ही कम पानी मिला है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, परहैप्स गाइडेड बाय फोरकास्ट ऑफ अ डेफिशिएंट मॉनसून कर्नाटकाज चीफ मिनिस्टर chose to err on the side of caution anticipating an acute drinking water shortage ahead। यानी कि परहैप्स यानी कि शायद, फोरकास्ट ऑफ अ डेफिशिएंट मॉनसून यानी कि कम या फिर खराब बारिश के अनुमान या फिर भविष्यवाणी से गाइडेड यानी कि सलाह लेकर ध्यान में रखते हुए कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो है वो एंटिसिपेटिंग यानी कि आशंक होने पर यानी कि पहले से अंदाज़ा लगाकर ये बात की है कि आगे जो है वो अक्यूट ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज यानी कि जो पीने का जो पानी है उसकी गंभीर कमी हो सकती है, उसमें जो है वो आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। और ऑन द साइड ऑफ द क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है, सावधानी बरतना, सुरक्षित रास्ता चुनना, इसका जो है वो मतलब कि फैसला किया है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मौसम विभाग यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले से इशारा दे दिया है कि इस बार जो है वो मानसून कमज़ोर यानी कि डिफिशिएंट रह सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है और ऑन द साइड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है कि अगर दो रास्तों में कन्फ्यूजन हो तो हमेशा ज़्यादा जो सावधान रहने वाला जो रास्ता है वो चुनो। तो सीएम के पास दो ऑप्शन थे कि या तो खेती के लिए पानी छोड़ दे या फिर आगे पीने के पानी के लिए जो है वो उसे बचा कर रखे। उन्होंने जो है वो सेफर साइड चुनना सही समझा कि भाई पीने के पानी के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर और आसपास के इलाकों में पीने के पानी की ज़रूरत बहुत ही बड़ी होती है। सीएम को लगा कि अगर अभी मतलब कि सिंचाई या फिर इरिगेशन के लिए पानी बाहर जाएगा तो आगे बारिश ही नहीं हुई तो शहर में लोग पानी पिएंगे कहाँ से, पानी के लिए तरस जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है वो पीने के पानी को पहली प्रायोरिटी दी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। However, this has proved costly for Tamil Nadu, which released only about the 3.6 TMC feet from June 1 to July end, barely 10% of the 40 odd TMC feet prescribed by the Kaveri Water Disputes Tribunal and the Supreme Court। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि however यानी कि हालांकि, लेकिन ये जो फैसला है वो तमिलनाडु के लिए बहुत ही भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया, कॉस्टली प्रूव हुआ यानी कि साबित हुआ। यानी कि जिसे जो है वो मतलब कि जून 1 से यानी कि 1 जून से जुलाई एंड तक बेयरली यानी कि मुश्किल से सिर्फ 3.6 टीएमसी पानी रिलीज हुआ, यानी कि सिर्फ इतना ही पानी मिला। ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो प्रिस्क्राइब यानी कि जो तय किया गया था या फिर जो आदेशित जो किया गया था 40 ऑड टीएमसी फिट यानी कि लगभग जो 40 टीएमसी फिट का जो है वो मतलब कि बेयरली 10%, मुश्किल से 10% ही मतलब कि है। इस तरीके से बताया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कर्नाटका ने अपने शहरों के पीने के पानी को बचाने के लिए जो है वो मतलब कि पानी रोक ली, लेकिन इसकी कीमत जो है वो तमिलनाडु के किसानों को चुकानी पड़ी और उनकी खेती के लिए जो है वो पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नियम के हिसाब से जो है वो जून 1 से लेकर जून के आखिर तक जो है वो कर्नाटका को तमिलनाडु के लिए लगभग मतलब कि 40 टीएमसी फिट यानी कि 40 ऑड टीएमसी फिट पानी छोड़ना कंपलसरी था। लेकिन तमिलनाडु को 2 महीनों में मिलकर कितना मिला, सिर्फ 3.6 टीएमसी फिट। ओके, तो एडिटोरियल यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब कि जितना पानी मिलना चाहिए था उसका 90% पानी तमिलनाडु को मिल ही नहीं पाया, सिर्फ एक मतलब कि 10% यानी कि यानी कि किसी एक हिस्से का जो मतलब कि 10वां हिस्सा है उतना मिला है। इसी वजह से जो है वो मतलब कि तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाके में जो खेती का काम है वो लगभग ठप ही पड़ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA at its July 30 meeting ratified the Kaveri Water Regulation Committee CWRC directive that Karnataka release 3,500 causecs to Biligundulu daily for 15 days from July 29। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जो कावेरी पानी प्रबंधन प्राधिकरण है या फिर जो मुख्य अथॉरिटी है उन्होंने जुलाई 30 की अपनी मीटिंग में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी कि CWRC यानी कि जो नीचे वाली जो रेगुलेशन कमेटी है उसके डायरेक्टिव यानी कि आदेश निर्देश को रेटिफाई किया यानी कि मंजूरी दी यानी कि मोहर लगा दी, जिसमें कर्नाटका को डायरेक्टिव दिया गया था कि वो जुलाई 29 से 15 दिनों के लिए बिलिगुंडलू बॉर्डर पर डेली जो है वो 3,500 कॉसेक्स पानी रिलीज करे। यानी कि यहाँ पर बात किस चीज़ के बारे में हो रही है कि ये जो रोज़ाना के जो पानी के लेवल और बारिश का जो मतलब कि डेटा है उसको मॉनिटर करती है कौन, CWRC कमेटी।
और रिकमेंड करती है कि कितना पानी जो है वो छोड़ना चाहिए, ठीक है। और ये जो दूसरी है CWMA, ये अथॉरिटी है, ये एक बड़ा बोर्ड है जो कि CWRC के रिकमेंडेशंस पर फाइनल करार देती है। तो जुलाई 30 जो मतलब कि CWMA ने CWRC के फैसले पर फाइनल रेटिफाई किया, यानी कि मोहर लगा दी। और कॉसेक्स का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब होता है कि भाई बहते हुए पानी की जो रफ्तार है वो अथॉरिटी ने कर्नाटका से मतलब कि कहा कि आप अगले 15 दिन तक मतलब कि हर दिन जो है वो 3,500 कॉसेक्स पानी तमिलनाडु के लिए बिलीगुंडलू बॉर्डर पर भेजो। तो ये क्वांटिटी काफ़ी कम है, क्योंकि आमतौर पर अच्छे मानसून में हज़ारों कॉसेक्स पानी भेजा जाता है। लेकिन फिलहाल मतलब कि सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये जो बीच का रास्ता है ना वो निकाला गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑल्दो दिस क्वांटम वुड नॉट हैव मेट इरिगेशन नीड्स इन तमिलनाडु's कावेरी डेल्टा, इट वुड हैव प्रोवाइडेड सम सपोर्ट टू द इकोसिस्टम। यानी कि ऑल्दो, हालांकि भले ये जो क्वांटम है यानी कि जो पानी की मात्रा है, ये जो क्वांटिटी है यानी कि जो 3,500 कॉसेक्स है, ये तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में इरिगेशन नीड्स यानी कि सिंचाई की जो ज़रूरतें हैं उनको जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी। वुड नॉट हैव मेट यानी कि इनको जो है वो पूरा नहीं कर सकती। फिर भी ये जो है वो ये इकोसिस्टम यानी कि जो पर्यावरण या फिर जो नदी के जीवन और जो आसपास के माहौल है उसको मतलब कि कुछ ना कुछ सहारा या फिर जो राहत है वो ज़रूर प्रोवाइड करती है, यानी कि वुड हैव प्रोवाइडेड, इस तरीके से बताया है, यानी कि ज़रूर दे देती है। यानी कि मतलब कि तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा यानी कि जो तंजावुर या फिर जो तिरुवावुर वगैरह है, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि खेती का इलाका है। और वहाँ पे जो मतलब कि कुरवाई यानी कि जो मतलब कि पैडी यानी कि जो चावल की फसल है उसके लिए हज़ारों कॉसेक्स पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि चावल की जो फसल है वो फुल पानी में चाहिए, ठीक है। यानी कि पानी कैसा होता है, जैसे कि मतलब हमारे खेतों में तो हम पानी ऐसे देते हैं कि भाई ज़मीन जो है वो गीली हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन चावल में जो है वो मतलब कि पूरे तरीके से पानी ही पानी आपको दिखेगा, फसल जो है वो पूरी पानी में डूबी हुई होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि चावलों की फसल के लिए हज़ारों कॉसेक्स पानी की ज़रूरत होती है। एडिटर मानते हैं कि 3,500 कॉसेक्स पानी से किसानों की सिंचाई का काम तो पूरा हो ही नहीं पाता। पर पानी सिर्फ खेती के काम नहीं आता है। जब नदी मतलब कि एकदम से सूख जाती है तो उसका पूरा इकोसिस्टम यानी कि जो नदी के अंदर जो मतलब कि मछलियाँ होती है, जो मतलब कि जलचर या फिर मतलब कि किनारे पर जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो ज़मीन के अंदर का जो पानी ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो तबाह होने लगता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी पानी यानी कि बहाया जाता है तो कम से कम नदी जिंदा तो रहती है, सूखे से बची रहती है, और वहाँ का जो पर्यावरण है उसको एक मतलब कि संजीवनी मिल जाती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि भाई ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम अगर थोड़ा भी मिल रहा है तो उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, किसी को तो होगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, द CWMA's डिसीजन हैज़ अपसेट फार्मर्स इन कर्नाटका एंड द पॉलिटिकल क्लास बट नेचर हैज़ इंटरवेन इन अ लिमिटेड वे। यानी कि CWMA के जो डिसीजन है यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो 3,500 कॉसेक्स पानी जो छोड़ने का जो आदेश है उसने कर्नाटका के जो फार्मर्स यानी कि किसानों और जो पॉलिटिकल क्लास है यानी कि जो नेता है, राजनीतिक जो गलियारों में जो रहने वाले जो नेता है उनको अपसेट कर दिया है, नाराज़ कर दिया है, यानी कि नाराज़गी पैदा कर दी है। बट लेकिन नेचर यानी कि जो कुदरत है यानी कि जो मौसम है उन्होंने एक लिमिटेड वे में यानी कि सीमित तरीके से थोड़ी सी मात्रा में इंटरवेन यानी कि बीच में आकर राहत दे दी है, दखल दिया है। किस तरीके से? बारिश की वजह से। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही अथॉरिटी यानी कि CWMA ने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का ऑर्डर दिया था, कर्नाटका ने विरोध शुरू कर दिया। किसान और नेता बोलने लगे कि जब हमारे अपने डैम्स में पूरा पानी नहीं है तो हम दूसरे राज्यों को पानी क्यों दें। तो इस फैसले से लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी जो है वो मतलब कि गुस्सा, आउटरेज फैल गया, ठीक है। जब दोनों राज्यों में तनाव बढ़ रहा था तभी पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बारिश जो है वो शुरू हो गई। नेचर इंटरवेन यानी कि यहाँ पर जो है वो नेचर ने दखल दी, यानी कि एक तरीके से मदद के लिए नेचर आगे बढ़ा, मौसम आगे बढ़ा। तो इस बारिश से मतलब कि पानी से क्या हुआ कि डैम्स में जो पानी का जो इनफ्लो है वो एकदम से बढ़ गया, यानी कि जो है पानी फिर से आ गया। तो एडिटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि लिमिटेड वे यहाँ पर बोला गया है एडिटर के द्वारा, तो वो लिमिटेड वे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बारिश होने से फिलहाल का जो तनाव है वो तो ठंडा हो गया, टेम्पररीली इशू आपका जो है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर 2 हफ्ते बाद बारिश फिर से रुक गई तो वही पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा, इससे पूरा मौसम नहीं निकल सकता। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो समझाया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, इफ कर्नाटका फाइंड्स द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स द CWMA एंड CWRC inadequate, it can suggest alternatives but must first abide by the decisions of these institutions which safeguard riparian states
इंटरेस्ट इन लाइन विद ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स। ओके, यानी कि इफ अगर कर्नाटका एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, यानी कि जो पहले से मौजूद व्यवस्था है, जो मतलब कि सारी चीज़ें हैं, द CWMA एंड CWRC, इनको जो है वो इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त कमियों वाली जो बेकार है, उनकी फाइन्स यानी कि मतलब कि मानता है या फिर पाता है, फाइन्स करता है यानी कि मानता है, या फिर पाता है यानी कि बेकार मानता है, अपर्याप्त मानता है, तो वो अल्टरनेटिव्स मतलब कि दूसरे जो विकल्प है या फिर जो नए रास्ते हैं उनको मतलब कि सुझाव दे सकते हैं। बट लेकिन उससे पहले इन इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाओं के डिसीजन यानी कि फैसलों को मस्ट अबाइड बाय यानी कि मानना ही पड़ेगा, पालन करना ही होगा, जो कि ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स यानी कि जो ट्राइब्यूनल और जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, इनके जो है इन लाइन विथ यानी कि इनके मुताबिक, इनके हिसाब से जो राइपेरियन स्टेट्स हैं, इनके इंटरेस्ट यानी कि जो नदी के किनारे जो बसे राज्यों का हित होता है, जो हक होता है, उनकी सेफगार्ड यानी कि रक्षा करना मतलब कि करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्नाटक अक्सर कहता है कि CWMA और CWRC के जो मतलब कि पानी छोड़ने के जो निर्देश है, उनके साथ नाइंसाफ करते हैं। ठीक है, मतलब कि नाइंसाफ़ी होती है, इस तरीके से बताया गया है। एडिटर बोलते हैं कि अगर आपको इन बॉडीज़ के काम करने के तरीके पर ऐतराज़ है तो आप नए विकल्प यानी कि ऑल्टरनेटिव्स का सुझाव ज़रूर दो, लेकिन अगर आप इनके ऑर्डर को सीधे नकार यानी कि रिफ्यूज़ कर रहे हो तो ये तो गलत है। आप संस्थानों के नियम मतलब कि तभी बदल सकते हो जब आप पहले से बने हुए कानून को फॉलो करो। अगर हर राज्य अपनी मर्जी से कोर्ट या फिर अथॉरिटी के ऑर्डर को मतलब कि इग्नोर करने लगेगा तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वही गिर जाएगा, वही कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि CWMA और CWRC कोई अपने मन से डिसीजन नहीं लेते, उन्हें जो है वो कावेरी डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो 2007 में मतलब कि हुआ था और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 2018 के हिस्टोरिक जजमेंट के तहत बनाया गया है। ठीक है, ताकि दोनों राज्यों में यानी कि जो कर्नाटका और जो तमिलनाडु है उनमें जो है वो किसी के भी साथ भी पानी को लेकर जो है वो कोई भेदभाव ना हो सके, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, अनलाइक हिज प्रेडेसेसर्स तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय रीच आउट हिज कर्नाटका काउंटर पार्ट DK शिव कुमार, बट मिस्टर शिव कुमार हैज़ आस्क्ड मिस्टर विजय टू डिफर हिज August 3 बेंगलुरु विजिट। यानी कि अनलाइक हिज प्रेडेसेसर्स, इसका क्या मतलब है कि अपने से पहले वाले जो मुख्यमंत्रियों से अलग यानी कि पुराने नेताओं से हटकर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है सी जोसेफ विजय, उन्होंने जो है वो अपने कर्नाटका काउंटर पार्ट यानी कि जो मतलब कि उसी पद वाले जो नेता है DK शिव कुमार, उनसे जो है वो रीच आउट यानी कि संपर्क किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर शिव कुमार ने जो है वो मिस्टर विजय से उनकी जो 3 अगस्त बेंगलुरु जो विजिट थी, यानी कि उनकी जो मतलब कि 3 अगस्त को बेंगलुरु पर जो विजिट होने वाली थी, उनको डिफर यानी कि आगे बढ़ाने या फिर मतलब कि अस्थगित करने को मतलब कि कहा है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले तमिलनाडु के जो CMs थे वो आमतौर पर कर्नाटका से सीधे बात करने के बजाय सीधे मतलब कि कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे, लेकिन सी जोसेफ विजय के मतलब कि विजय ने एक नया रास्ता चुना और सीधा कर्नाटका के जो CM या फिर जो लीडर्स हैं उनसे बात करने के मामले को मतलब कि सुलझाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर संपर्क साधा ताकि दोनों राज्यों के बीच जो पानी को लेकर तनाव चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उससे जो है वो डायरेक्ट बातचीत के जरिए जो है वो यानी कि डायलॉग के जरिए कम किया जाए। डिफर का मतलब होता है कि किसी तय या फिर मतलब कि कार्यक्रम को जो है वो आगे की तारीख मतलब कि टालना, उसे हम डिफर कहते हैं। तो जब विजय ने जो है वो मतलब कि 3 अगस्त को बेंगलुरु मतलब कि आकर जो है वो मिलने का प्लान बनाया, तो DK शिव कुमार ने जो है वो फिलहाल इस विजिट को टालने की रिक्वेस्ट की। इसका कारण कि कर्नाटका में पानी को लेकर पहले से ही माहौल इतना गर्म था और लोकल प्रोटेस्ट होने की वजह से मतलब कि यानी कि लोकल प्रोटेस्ट होने की आशंका भी थी, इसलिए फिलहाल जो है वो मिलने से परहेज किया गया, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और आखिर में यहाँ पर बताया जाता है, however this episode should not deter the two states from making a renewed bid to work out a distress sharing formula, the last of which was attempted nearly 25 years ago. Mr. Vijay should also take a cue from his counterpart in handling the Kaveri issue by bringing together other political players in the state. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि हाउएवर यानी कि हालांकि यानी कि फिर भी इस एपिसोड यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में यानी कि इस पूरे मतलब कि मीटिंग मतलब कि होने के बाद जो है वो मतलब कि दोनों स्टेट्स यानी कि राज्यों को एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला यानी कि संकट के सालों में पानी बांटने का जो नियम है वो तय करने के लिए एक रिन्यू बिड यानी कि नई कोशिश करने से डिटर यानी कि पीछे हटना या फिर मतलब कि हौसला नहीं खोना चाहिए। ठीक है, जिसकी लास्ट अटेम्प्ट यानी कि आखिरी कोशिश लगभग 25 साल पहले की गई थी। मिस्टर विजय को कावेरी इशू को संभालने के लिए अपने जो
जो काउंटर पार्ट यानी कि जो कर्नाटका के जो नेता है उनसे कुछ क्यों यानी कि सीख यानी कि नसीहत भी लेनी चाहिए, जिसमें राज्य के जो बाकी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स है यानी कि जो विपक्षी और जो सभी राजनीतिक दल है उनको जो है वो एक साथ मंच पर लाया जा सके। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि हालांकि सीएम विजय की जो बेंगलुरु विजिट है वो कैंसिल हो गई है, लेकिन यहाँ पर एडिटर कहते हैं कि इससे दोनों राज्यों को निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जो है वो डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला यानी कि जब बारिश कम मतलब की हो और तब पानी का जो मतलब कि छोड़ना है ये बनाने के लिए जो है वो आखिरी सीरियसली कोशिश लगभग 25 साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक सिर्फ टेम्पररी जुगाड़ चल रहा है। ठीक है, एडिटर बोल रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि दोनों राज्य फिर से टेबल पर बैठे। कर्नाटका में जब भी कावेरी का मुद्दा आता है तब रूलिंग पार्टी सभी अपोजिशन पार्टी से और लोकल लीडर्स को मतलब कि बुलाकर ऑल पार्टी मीटिंग करती है ताकि पूरा राज्य एक सुर में मतलब कि बोले। लेकिन एडिटर सुझाव दे रहे हैं कि तमिलनाडु के जो सीएम विजय हैं उनको तमिलनाडु के जो अंदर जो सभी विपक्षी दल है जैसे कि डीएमके है या फिर मतलब कि जो दूसरे विपक्षी दल है उनको विश्वास में लेकर एक साथ लाना चाहिए, और जब तक राज्य के अंदर सभी नेता एक मंच पर नहीं होंगे तब तक दूसरे राज्य से किसी फैसले पर पहुंचना मुश्किल होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो समझाया गया है। और इसी के साथ हमारा जो एडिटोरियल है वो यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जो है वो इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ क्विजेस लगाएंगे यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है टोन ऑफ द पैसेज को लेकर कि भाई इस मतलब कि पूरे पैसेज का टोन कैसा था, ऑथर का मतलब कि टोन कैसा था, किस तरीके से बात की गई थी। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी यानी कि बहुत ही पॉजिटिव था, सेलिब्रेशन वाला था। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, ऑथर सिचुएशन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसे तो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा आता है क्रिटिकल एंड कंसर्न कि भाई आलोचनात्मक था, चिंतित था। तो इस तरीके से ये तो चीज़ हमने देखी है। ठीक है, ऑथर क्या कर रहे थे, तो वाटर डिस्प्यूट की जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर जो फ्यूचर की जो अनसर्टिनिटी है उनको हाईलाइट तो कर रहे थे, साथ ही साथ जो है वो सोल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं। इसलिए जो है वो टोन कैसा है, क्रिटिकल भी है यानी कि किसी बुरी चीज़ को मतलब कि आलोचना की जा रही है किसी बुरी चीज़ की, यानी कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके लिए जो है वो मतलब कि उसकी टिप्पणियां भी की जा रही है। और कंसर्न भी है यानी कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में जो है वो चिंता भी जताई जा रही है, सोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है कि भाई ह्यूमरस था हमारा मतलब कि पैसेज, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, कहीं पे भी जो है वो हंसी मजाक वाली बातें नहीं थी। यानी कि मतलब कि पैसेज जो है वो सीरियस है। ठीक है, ह्यूमरस नहीं है। अगला है इमोशनल एंड सेंटिमेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला इमोशनल था। तो दोस्तों इमोशन से ज़्यादा फैक्ट और एनालिसिस दिया गया था, ना कि इमोशंस पे बात की गई थी या फिर किसी भी तरीके का इमोशन यहाँ पर मतलब कि दिखाया नहीं गया था। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है बेपरवाह। तो क्या हमारा पैसेज ऐसा था कि भाई किसी चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि बेपरवाह होना या फिर ऐसा कोई आपको लगा, तो ऐसा भी नहीं था क्योंकि ऑथर इशू को लेकर क्लियरली कंसर्न थे, चिंतित थे, ऐसा नहीं था कि बेपरवाह थे। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है क्रिटिकल एंड कंसर्न वो हमारा सही ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू पैरोचियल एज यूज इन द पैसेज। यानी कि पैसेज में पैरोचियल का सबसे क्लोज मीनिंग कौन सा है। ठीक है, यानी कि पैरोचियल हमारे पास एक वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, कोई चीज़ बहुत ही संकुचित होना, बहुत ही छोटी यानी कि बहुत ही संकीर्ण होना, लिमिटेड होना। ठीक है, इस सेंस में हमें जो है वो मतलब कि इसके सिनोनिम्स ढूंढने हैं। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला आता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब कि संकुचित सोच वाला, इसमें भी जो है वो संकुचित हमें मतलब कि बताया गया है। पैरोचियल का एक मीनिंग होता है कि भाई नैरो माइंडेड या सिर्फ अपने एरिया के मतलब कि इंटरेस्ट तक सीमित रहना। तो इसे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि पैरोचियल का मतलब जो है वो नैरो माइंडेड भी हो सकता है। दूसरा आता है प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का क्या मतलब होता है, सिर्फ अपने रीजन तक यानी कि एरिया तक सीमित। ओके, यानी कि एडिटोरियल में हमने पैरोचियल पॉलिटिक्स पढ़ा, प्रोविंशियल रीजनल पॉलिटिक्स पढ़ा, तो ये भी जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, सबको साथ लेकर चलने वाला। तो ये तो मतलब कि इसका अपोजिट मीनिंग हो गया कि हम तो मतलब कि संकीर्ण या फिर छोटी चीज़ों की बात कर रहे थे, यानी कि बड़े यानी कि ग्राफ की तो बात नहीं कर रहे थे हम कि सबको साथ लेकर चलने वाला ऐसा कुछ। तो ये तो हमारा मतलब कि ऑप्शन जो वो एलिमिनेट हो जाता है। अगला हमारा आता है रीजनल।
रीजनल का क्या मतलब होता है? क्षेत्रीय, यानी कि रीजनल सोच वाला। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रीजनल आइडेंटिटी और लोकल इंटरेस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट है यूनिवर्सल, यानी कि सबके लिए समान। तो यूनिवर्सल भी अपोजिट मीनिंग देता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है, दूसरा है और जो चौथा है नैरो माइंडेड, प्रोविंशियल या फिर जो रीजनल है, ये हमारे जो है वो मतलब कि हमारा जो मेन वर्ड है पैरोचियल, इसका अपोजिट इसका जो सिनोनिम है वो बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूवर्स आर हेल्ड बाय द राइटर, यानी कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस तरीके से हमें जो है वो बताना है इसमें से देख के। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है कि भाई कर्नाटका शुड इग्नोर द CWMA's डायरेक्शंस परमानेंटली। तो यानी कि कर्नाटका को CWMA मतलब कि जो अथॉरिटी है उसकी बात परमानेंटली इग्नोर कर देनी चाहिए। तो ऑथर तो बिल्कुल इसका अपोजिट बोलते हैं कि ध्यान में लेनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए, ना कि इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा मतलब कि गलत हो जाएगा, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी रिस्पेक्टेड अंटिल बेटर ऑल्टरनेटिव्स आर क्रिएटेड, यानी कि जब तक बेटर सिस्टम ना आ जाए तब तक जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो ये चीज़ तो बताई गई थी, पैसेज में क्लियरली लिखा गया था कि CWMA और CWRC के डिसीजंस फॉलो करो, इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन आता है, बोथ स्टेट शुड अगेन ट्राई टू इवॉल्व अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला। तो ये भी सही है, दोनों स्टेट को फिर से डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ का जो मेजर रिकमेंडेशन था वो यही था, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है, पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन टू स्टेट्स शुड कंटिन्यू, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। तो ये भी बताया गया था, ऑथर जो है वो डायलॉग और कॉपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई मतलब कि आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। ऐसा सब जो है वो 25 साल पहले हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, और अब वो टाइम आ चुका है कि फिर से ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि बातचीतों के द्वारा ये जो सारा डिस्प्यूट है वो सुलझाना चाहिए। तो इसे भी हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन आता है, नेचर अलोन कैन परमानेंटली सॉल्व द कावेरी डिस्प्यूट, यानी कि सिर्फ नेचर ही कावेरी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है। जैसे कि बारिश, यानी कि बारिश पर डिपेंड रहो बाकी कुछ मत करो। तो ये तो मतलब कि गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचर जो है वो टेम्पररी रिलीफ देती है, ठीक है। नेचर ने क्या किया है, हमारे एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि बारिश आई, लेकिन अगर 2-3 दिन बारिश होगी तो ठीक है, अच्छा है कि डैम्स का जो सर्ज है वो बढ़ चुका है, फ्लो अच्छा है। लेकिन अगर फिर से बारिश बंद हो गई तो वही दिक्कत वापस होगी, वही डिस्प्यूट वापस होंगे दोनों मतलब कि स्टेट के बीच में। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारा जो ऑप्शन दूसरा, तीसरा और जो चौथा है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर बताया गया है कि जब तक बेटर सिस्टम ना आ जाए तब तक जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, उनकी बात मान लो। दोनों स्टेट को फिर से डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला बनाने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत जारी रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें सुलझाने के लिए। तो ये सारे हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट कर्नाटका शुड फर्स्ट कंप्लाई विद CWMA डिसीजन, यानी कि कौन से इन्फॉर्मेशन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सबसे ज़्यादा वीक करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिपोर्ट प्रूव दैट रिलीजिंग द ऑर्डर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर वुड हैव कॉज एन इमीडिएट एंड सीवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस अक्रॉस कर्नाटका, यानी कि इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिपोर्ट बताए कि अगर कर्नाटका में उतना पानी छोड़ा होता तो स्टेट में सीवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आ जाता। तो भाई ये तो हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि यही हमारा जो मतलब कि ऑथर का जो सजेशन है यही सबसे वीक करेगी कि अगर साइंटिफिक एविडेंस प्रूव कर दे कि वाटर रिलीज से लाखों लोगों की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई खतरे में पड़ जाती है, तो ऑथर का पहले कंप्लाई करो वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। पीने का पानी पहले कंप्लाई करना चाहिए, उसे जो है वो पहले मतलब कि कंसिडर करना चाहिए रादर देन कि भाई फसल के लिए पानी दो, इस तरीके से। दूसरा हमारा आता है कि हैवी रेनफॉल कंटिन्यू थ्रू आउट अगस्त, यानी कि अगस्त में और बारिश हुई। तो ये तो सिर्फ वेदर अपडेट है, इसमें वीकन स्ट्रेंथन वाला कुछ बात ही नहीं है, तो ये तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। फार्मर्स इन तमिलनाडु डिमांडेड मोर कंपेंसेशन, यानी कि तमिलनाडु के फार्मर्स ने और ज़्यादा कंपेंसेशन मांगा। ऑथर की रीजनिंग का डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन कोई नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है द आदि पेरुकू फेस्टिवल अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स, यानी कि फेस्टिवल में ज़्यादा लोग आए। ये तो कंप्लीटली इररिलेवेंट बातें, यानी कि इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ये तो जैसे मतलब कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वैसी बातें कह रहे हैं, ठीक है। ये तो हम देख कर ही पता चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। अगला है क्रिटिसाइज ईच अदर ओवर द डिस्प्यूट, यानी कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम जो है वो बढ़ चुका है। तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आर्ग्यूमेंट को वीक नहीं करता, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो मतलब कि बताया गया है कि अगर साइंटिफिक एविडेंस प्रूफ कर दे कि वाटर रिलीज से लाखों लोगों की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई खतरे में पड़ जाती है, तो ऑथर का ये जो पहले कंप्लाई करो वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक हो जाएगा। तो ये सही हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से लॉजिकली क्या इन्फर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन टू द कावेरी डिस्प्यूट इज स्टिल इनकम्प्लीट, यानी कि कावेरी डिस्प्यूट का परमानेंट इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये भाई करेक्ट है, 25 साल से डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला फाइनल नहीं हो पाया, इसलिए परमानेंट सोल्यूशन भी अभी पेंडिंग है, तो इसे हम मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है, रेनफॉल अलोन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एज अ परमानेंट सोल्यूशन टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यानी कि सिर्फ बारिश पर डिपेंड रहकर डिस्प्यूट परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये भी बात सही है कि नेचर ने टेम्पररी राहत दे दी, लेकिन ऑथर इंस्टीट्यूशनल मतलब कि सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भाई कोई सोल्यूशन तुम निकालो, ऐसे मतलब कि नेचर पर डिपेंड रहना तो सही बात नहीं है, बारिश तो आज है कल नहीं हुई तो फिर से वही विवाद हो जाएगा, इस तरीके से। अगला है, द ऑथर बिलीव द ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हैव नो लीगल वैल्यू, यानी कि ऑथर मानते हैं कि ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा तो कहना गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑथर रिपीटेडली ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ना कि ऐसा है कि वो इसे लीगल मानते ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं देते। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस वाटर शेयरिंग डिसीजंस, यानी कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट वाटर शेयरिंग को अफेक्ट करते रहते हैं। तो ये भी सही है कि ये जो बांध है या फिर जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और जो मतलब कि गवर्नमेंट की डिसीजंस है वो दिखाते हैं कि पॉलिटिक्स वाटर शेयरिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है कि भाई फार्मर्स इन बोथ स्टेट्स आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट मैकेनिज्म, कि दोनों स्टेट के जो फार्मर है वो प्रेजेंट सिस्टम से पूरी तरीके से खुश है। तो ऐसा तो नहीं है, पैसेज में कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों तरफ से फार्मर्स की डिससेटिस्फैक्शन मेंशन की गई है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, पानी की कमी है, इस तरीके से। ओके, एक स्टेट देने को राजी नहीं है, दूसरे स्टेट में कहा रहा है कि भाई पानी नहीं है तो हम फसल कहाँ से करें, पीने के पानी की दिक्कत आ रही है या फिर फसल करने की दिक्कत आ रही है, जहाँ पर जो है वो चावल का जो मतलब कि फसल है, चावल की जो फसल है उसे तो और भी ज़्यादा पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए होता है उससे जो है वो मतलब कि उसका 10वां हिस्सा भेजा जा रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं फार्मर्स, पानी का जो मतलब कि प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, उससे जो है वो सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसे भी हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और जो चौथा था कि भाई कावेरी डिस्प्यूट का परमानेंट इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ बारिश पर डिपेंड रहकर डिस्प्यूट परमानेंटली सॉल्व नहीं किया जा सकता, या फिर जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है वो वाटर शेयरिंग को अफेक्ट करते रहते हैं, तो ये सारे जो हमारे ऑप्शंस है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो क्विजेस है वो तो हमने डिस्कस कर लिए, अब बारी आती है हमारे वोकैब की। ठीक है, आज के हमारे इस पैसेज से या फिर एडिटोरियल से जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने पढ़े हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे वर्ड्स हम जो है वो एक बार फिर से मतलब कि रिवाइज करेंगे या फिर उन्हें एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से एक साथ पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला हमने वर्ड पढ़ा था ट्रूआंट। दोस्तों ट्रूआंट का मतलब होता है, इसके सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और नाउन की तरह भी यूज़ होता है। और ट्रूआंट का मतलब होता है कि जो अपनी एक्सपेक्टेड जगह या फिर ड्यूटी से गायब हो जाता है या फिर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे, तो उसे हम जो है वो ट्रूआंट कहते हैं। एडिटोरियल में जो है वो ये वर्ड अक्सर फिगरेटिव सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि पैसेज में मॉनसून प्लेइंग ट्रूआंट का मतलब क्या था कि मॉनसून एक्सपेक्टेड टाइम या फिर एक्सपेक्टेड अमाउंट में बारिश नहीं कर रहा था, यानी कि मॉनसून ने जो है वो अपना काम ठीक से नहीं किया, इस तरीके से हमने पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल का स्टूडेंट बिना बताए जो है वो क्लास मिस कर दे, तो वो कैसा है, ट्रूआंट है। इस साल जो है वो मॉनसून प्ले ट्रूआंट, यानी कि इसलिए जो है वो क्रॉप्स को नुकसान हुआ कि बारिश ही सही से नहीं आई, टाइम पे नहीं आई, बारिश ने अपना रोल सही से नहीं निभाया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ट्रूआंट यानी होता क्या है। अगला है राइपेरियन। राइपेरियन क्या है, तो एक एग्जेक्टिव है। राइपेरियन का मतलब होता है कि नदी, रिवर या फिर जो लेक या फिर जो वाटर बॉडी है उसके किनारे या फिर उससे कनेक्टेड कोई भी चीज़ को हम जो है वो दिखाने के लिए राइपेरियन का यूज़ करते हैं। जब दो स्टेट्स एक ही रिवर का पानी शेयर करती है तो उन्हें राइपेरियन स्टेट्स कहा जा सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राइपेरियन स्टेट्स है क्योंकि दोनों कावेरी रिवर से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि राइपेरियन यानी होता क्या है, यानी कि नदी से रिलेटेड चीज़ों को दिखाने के लिए हम राइपेरियन का साथ यूज़ करते हैं किसी मतलब की नदी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि जब दो स्टेट कोई दो एलिमेंट एक साथ जुड़े होते हैं तब। ठीक है, नदी से। अगला है वैक्स। वैक्स से हमारे पास वर्ब है। वैक्स का मतलब होता है बार बार परेशान करना, उलझन में डालना या फिर इरिटेट करना।
एडिटोरियल्स में जो है वो वैक्स इशू प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन फ्रेज है। इसका मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही पुरानी हो या फिर जिसका सोल्यूशन जो मिलना मुश्किल हो, उसे हम जो है वो वैक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोज़ जो है वो अगर आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है तो ये कैसा है, ये वैक्स है, एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वैक्स इशू है। वैसे ही उसी तरीके से कावेरी डिस्प्यूट भी क्या है, तो एक वैक्स इशू है, यानी कि बहुत बड़ी इरिटेट करने वाली प्रॉब्लम है, उलझन में डालने वाली प्रॉब्लम है। इस तरीके से हमने पढ़ा था। अगला हमारा वर्ड आता है कैचमेंट। कैचमेंट ये नाउन है। कैचमेंट का मतलब होता है वो पूरा एरिया जहाँ पर मतलब कि गिरने वाला जो रेन वाटर है वो एक रिवर, लेक या फिर डैम में जो है वो जमा हो जाता है। यानी कि जहाँ की बारिश का पानी एक ही रिवर या फिर एक ही मतलब कि किसी स्रोत में जो है वो जमा हो जाता है तो उसे हम कैचमेंट कहते हैं। यानी कि अगर पहाड़ों पर बारिश हो और सारा पानी डैम में आ जाए तो वो उस एरिया मतलब कि डैम का कैचमेंट एरिया, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये हो गया हमारा कैचमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाउस। डाउस ए वर्ब है। इसका मतलब होता है कि आग को पानी से बुझा देना। एडिटोरियल्स में से फिगरेटिव मीनिंग में जो है वो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को शांत करने के सेंस में। डाउस टेंशंस यानी कि तनाव को कम कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि फायर ब्रिगेड ने आग क्या कर दी, डाउस कर दी। डाउस कर दी यानी कि बुझा दी। या फिर मीटिंग ने दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन डाउस कर दिया। डाउस कर दिया यानी कि सुलझा दिया, पीस कर दिया। इस तरीके से यूज़ होता है डाउस। ओके। इसके बाद है एम्बर्स। एम्बर्स का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास नाउन है। और एम्बर्स का मतलब होता है कि आग बुझाने के बाद बचे हुए जो लाल गरम कोयले हैं या फिर जो अंगारे हैं उसे एम्बर्स कहा जाता है। लेकिन एडिटोरियल में इसका फिगरेटिव सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि लकड़ी जलने के बाद जो लाल टुकड़े बचते हैं उसे एम्बर्स कहा जाता है। पुरानी दुश्मनी के एम्बर्स अभी भी जिंदा है, यानी कि अभी भी जो है वो थोड़ी चिंगारियाँ बची है, कभी भी सुलग सकती है। इस तरीके से एम्बर का हम यूज़ करते हैं, यानी कि फिगरेटिव सेंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है पैरोचियल। पैरोचियल हमने अभी अभी पढ़ा था हमारे सिनोनिम वाले क्वेश्चन में। इसका ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। और पैरोचियल का मतलब होता है सिर्फ अपने एरिया, अपनी कम्युनिटी या फिर अपने ग्रुप के बारे में सोचना और बड़े पर्सपेक्टिव को इग्नोर करना। एक तरीके से संकुचित सोच या फिर संकुचित लिमिटेड चीज़ को हम दिखा सकते हैं इस वर्ड के ज़रिए। ये जनरली जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर कोई सिर्फ अपने स्टेट का फ़ायदा सोचे और नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे तो उसकी सोच कैसी है, पैरोचियल है। यानी कि उसके एरिया तक ही सीमित है, उसके बाहर का वो नहीं सोच पा रहा। इस तरीके से हम कहेंगे कि पैरोचियल यानी होता क्या है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट ये वर्ब है हमारे पास और इसका मतलब होता है कि किसी रूल, किसी एग्रीमेंट या फिर ऑर्डर में कोई कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट ऑफिशियली मेंशन करना, यानी कि साफ साफ शर्त रखना, उसे हम स्टिपुलेट करना कहते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेट किया गया कि पेमेंट जो है वो 30 दिन में होगी, तो पेमेंट 30 दिन में होगी तो ये शर्त रखी गई कि भाई पेमेंट जो है वो इसे 30 दिन में हो ही जानी चाहिए, इस तरीके से। अगला है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट क्या है, जैसे कि इस साल जो है वो रेनफॉल डेफिशिएंट है, यानी कि पानी जो है वो नॉर्मल से कम है, बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस तरीके से। अगला हमारा आता है अक्यूट। अक्यूट या एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, तीव्र या फिर गंभीर। ओके, उसे हम अक्यूट कहते हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस, शॉर्टेज, सबके लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहें कि विलेज में अक्यूट वाटर शॉर्टेज हो गया, यानी कि पानी की बहुत ही सीरियस कमी हो गई, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये होता है किसी चीज़ का अक्यूट होना, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है रैटिफाइड। हमारा मेन वर्ड इससे निकल कर आता है रैटिफाई, लेकिन ये पास्ट टेंस है, रैटिफाइड यूज़ किया है, ठीक है। ये वो हमारे पास वर्ब है और रैटिफाई का मतलब होता है ऑफिशियली अप्रूव या फिर कंफर्म कर देना। यानी कि जब कोई अथॉरिटी किसी डिसीजन को फाइनल अप्रूवल दे देती है तो कहते हैं कि डिसीजन वॉज रैटिफाइड, यानी कि डिसीजन कैसा हो गया, कंफर्म हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहें कि पार्लियामेंट ने नए बिल को रैटिफाई कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट ने रैटिफाई किया है, यानी क्या किया है, अप्रूव कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, मान्यता दे दी है। इस तरीके से हमें समझना है कि रैटिफाई यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। अब दोस्तों इसके अलावा हमारा वोकैब का सेशन भी चलता है डेली, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जो है वो सारे मतलब कि जो भी मतलब कि हिंदू एडिटोरियल में जो भी आज तक पूछे गए हैं, जो भी वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, वो सारे हम जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो है वो मतलब कि देखिएगा, ज़रूर उसे एक्सेस करिएगा, क्योंकि आपको जो है वो उससे भी बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।